Hello, students. Welcome back to TS EduPoint. Today we are going to revise all class 10 math formula in a single class. आज जो है धमाका होने वाला है क्योंकि जो है आज ये वन शॉट क्लास में पूरा क्लास 10 का सारा फॉर्मूला और की पॉइंट समझ लेंगे। तो रेडी हो तुम लोग? तो एंड तक बने रहो और सब नोट करते रहो, पॉज करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो। बता रहा हूँ तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है ये छोटे से क्लास में पूरा कवर कर दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, चलो बच्चों। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में सब कुछ आ जाते हैं। रियल नंबर में रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब तुम जानते हो ऑलरेडी। रियल नंबर में तुम्हारा इंटीजर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P by Q, जो कि P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ओके, ये कोई भी रेशनल नंबर में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। एग्जांपल के तौर पर हो गया √2, √5। अच्छा, √4 होगा कि नहीं? √4 का वैल्यू 2 है तो 2 इज ए रेशनल नंबर, तो 2 √4 नहीं होगा। और डेसिमल नंबर में आ जाता है 0.20, 200, 2000, ऐसे करके कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। बेसिकली बात करो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होता, कोई भी चीज बाहर नहीं लग सकता, नॉन रिकरिंग बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। ये तुम जानते होगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसका मान लो दो डिजिट, दो नंबर है ए और बी, इसका एलसीएम ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी होगा। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। अगर तुम्हें एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी निकालना है, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी सी निकालना है तीन नंबर का, और एलसीएम का ऑफ ए बी एंड सी निकालना है, तो सर इसमें भी ये काम करेगा क्या? मतलब इसमें भी ए इंटू बी इंटू सी करेगा? नहीं, ये खाली दो नंबर के लिए वर्क करेगा तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर नहीं होगा। बस ये इसी पर ही काम करेंगे, याद रखना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इस चैप्टर, इस रियल नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें अच्छे से समझना है। पहले ये समझना है पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। ठीक है, ये मैं अपने एक वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, तो मैं ये ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का टाइप भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दो टाइप से होते हैं, एक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से बटा हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल करके आ जाते हैं, और इधर आ जाता है तुम्हारा बेस्ड ऑन डिग्री। जैसे एक डिग्री हुआ तो लीनियर पोल। यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे अभी जो है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल जो है, ठीक है, इसका देखेंगे पहले। इसका जो जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। जीरोस नंबर मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस बोलने से कितना सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का कितना सोल्यूशन होता है? एक ही सोल्यूशन होता है, तुम जानते हो, है ना? और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितना सोल्यूशन हो सकता है? दो सोल्यूशन हो सकता है, मतलब एक्स में दो वैल्यू आने से हो सकता है इसका वैल्यू, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये तो बेसिकली मैं सब कुछ पढ़ा दिया था अपने चैनल पे, व्हिच इज पोलिनोमियल व्हिच इज नॉट पोलिनोमियल। अगर तुम लोग नहीं देखे तो उसको थोड़ा देख लो, बेसिक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 2, दो आया ना, एक आया +2, दूसरा आया -2। ठीक है, तो इसका दो नंबर ऑफ जीरो, दो सोल्यूशन बन के आ रहे हैं, जो दो नंबर, टू नंबर ऑफ जीरोस हम बोले हैं ना, तो इसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्यूबिक में कितना जीरोस होते हैं। ऑब्वियसली सर थ्री थ्री जीरोस होंगे, मतलब थ्री सोल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा, इसका जो जीरोस निकाल के जो है, मतलब जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा? जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्या रिलेशन है देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा के का वैल्यू, जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो होगा -b/e। ठीक है, -b/e होगा। इसमें क्या होगा? अच्छा, दो जीरोस का हम नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक में, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तुम जानते हो? -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तीन जीरोस होंगे तो अल्फा बीटा गामा ले जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना? -b/a। सेम टू सेम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना हो गया? c/, सॉरी -d/a, मिस्टेक हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अल्फा बीटा
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस टाइप का कंडीशन आता है क्या होगा सी बाई। तो ये पूरा जो है तुम्हें याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, ये टेबल में भूलना नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इसे याद रखना है। अगर तुम्हें पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो कैसे करोगे, फॉर्मिंग पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बनाना तो कैसे बनाओगे, फॉर्मिंग पोलिनोमियल, मान लो जीरो दे रखा है, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है बीटा भी दे रखा है, कैसे करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है फॉर्मिंग पोलिनोमियल का, कैसे फॉर्म करोगे, तो फॉर्मिंग ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस रूल को अप्लाई करना है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो कैसे करोगे, पोलिनोमियल फॉर्म करोगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 3 5, 5x अल्फा बीटा 2 3 6, ये बन गया। और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, के कांस्टेंट है तो 2 मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इस हिसाब से पोलिनोमियल को तुम कांस्टेंट कर सकते हो। होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा, उसे ध्यान देना। एक्स्ट्रा चीजें बोलने से क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो जानते हो, नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक है, कभी कभी अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या देते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है ये तुम्हारा दिया रहता है, ठीक है, और अल्फा बीटा जो है ये भी दिया रहता है। अब क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, सॉरी, क्लियर, ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, अब तुम्हें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, थर्ड आता है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये दिया गया, तो तुम्हें ये भी याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख के चलो, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट लेके चलो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा ग्राफिकल डिपेंडेंसी पे बात करेंगे, देखो, ठीक है, ग्राफ कैसे दिखता है देखना, ग्राफिकल डिपेंडेंसी, ग्राफ देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका जो है ये पाराबोला होगा ऐसे, यू टाइप का, ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, समझ रहे हो, एबीसी तुम जानते हो पॉलीमर का क्या है, अगर नहीं जानते तो फिर मैं बोला हूँ, पॉलीमर तो बेसिक में एक वीडियो बनाया हूँ मेरे चैनल पर, देख जाकर थोड़ा देख लो। और दूसरा कंडीशन है ऐसे उल्टा यू फॉर्म करना, ठीक है, ठीक है? तो उल्टा यू फॉर्म करना, तो उल्टा यू फॉर्म करेंगे कब होगा ये, जब ए इज स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है, क्लियर, दो जीरो होगा, क्यों दो जीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को जो है 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, देख रहे हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है, अगर इसका जो तुम्हारा 1 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा देख लो, देखो, अगर तुम्हारा इसको, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, इसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो है ये सब टाइप का प्रोग्राम बन सकता है, देखो, अगर 1 0 होता तो टच करेगा बस, 1 0 होता तो इसको बस टच करेगा, 1 0, ठीक है, इसको 1 0 होने से ये टच करेगा, एक ही जीरो होगा, ठीक है, ठीक है, एज ग्रेटर देन 0 दैट इज ओके, बस मैं ये क्वालिटी का पढ़ा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, और इस टाइप से ये टच करेगा, टच हो जाएगा, ठीक है, टच नहीं हो रहा, सॉरी, तो यहाँ पे ये टच करेगा, तो ये भी एज ग्रेट स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है, अगर 1 0 होगा तो टच करेगा, क्लियर हो गया ग्राफ, ठीक है, देखो भाई 9 जीरो होने से क्या होगा फिर, तो ये वाला होगा, देख लेना, ऐसे ऊपर ऊपर में जाएगा, ऊपर ऊपर में ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखें, ऊपर ऊपर में जाएगा, एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, ठीक है, ये देखो, ग्राफ को याद रखना, ग्राफ का क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखो, है ना, समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया क्वाड्रेटिक का। अब मैं थोड़ा क्यूबिक का तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक का हो गया, समझ में आ गया, क्यूबिक के ग्राफ कैसे बन सकते हैं देखते हैं, जैसे स्नैक जैसे बनेगा, सांप जैसे, समझ रहे हो ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इस टाइप का बनेगा ये, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ये बनेगा, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट्स, क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट्स, ठीक है, तो समझ में आ रहा है सब कुछ,
ए ग्रेटर देन 0 होने से ये कंडीशन होगा इस टाइप का। तो यहाँ तो मिलेगा 3 पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, तो क्यूबिक। और जो है तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये इस टाइप का तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा क्यूबिक में। होप सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी दे रहा हूँ जो तुम्हें बिल्कुल याद करना चाहिए, यहाँ पे तुम इसको देख लेना थोड़ा। ये तुम क्यों ऑलरेडी ये सब तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी, इससे पहले थोड़ा बहुत दिया था और इससे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे मैं दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट लिया हो इनको हेल्प करेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा दिया होगा। अल्फा बीटा को इसको सॉल्व करने में इजी होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो अभी बताया था, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का दिया है, तो स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला भी तुम्हें बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा अगर इस हिसाब से दिया है तो भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है तो इस हिसाब से इसका आंसर भी आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो देख चुका हूँ, ये सब देख चुका हूँ, तो इसे और एक बार तुम थोड़ा देख लेना, ठीक है। होप तुम ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर जो है तुम अच्छे से करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और तुम नंबर सॉल्व करो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ओके। चलो नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। चलो दो वेरिएबल जो है यहाँ पे यूज होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो तुम, जो कि जिसका जनरल फॉर्म जो होता है उसे तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है जहाँ पे एक्स और वाई तो वेरिएबल जो है तुम्हें दिया है, a1 b1 a2 b2 जो है ये कोई भी लीनियर कोई भी तुम रियल नंबर्स ले सकती हो, ठीक है। क्लियर, इस फॉर्म में होता है, तुम जानते हो ये ऑलरेडी। ऑप्शन जो है अगर यहाँ a1 और a2 किसी तरफ से काम करता है ये देखते हैं। देखो अगर a1/a2 इधर a1/a2 जो है ये तुम्हारा नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तो तुम्हारा क्या क्या हो सकते हैं इस कंडीशन में, क्या क्या हो सकते हैं। पहला होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हो भाई, ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, अगर इस कंडीशन में रहा तो। और होगा तुम्हारा इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। और होगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एकदम एक ही आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम देख रहे हो इंटरसेक्टिंग मतलब एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होता है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। सेकंड कंडीशन है तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो होगा तुम्हारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। पहले तो लाइन की बात करते हैं, पैरेलल होगा, फिर होगा इनकॉन्सिस्टेंट क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आ रहा है इसका कोई, इनकॉन्सिस्टेंट। तीसरा होगा नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। सर लाइन कैसे होंगे, देखो भाई लाइन ऐसे होंगे ग्राफ में, ठीक है, दो लाइन पैरेलल होंगे तो ये उसका कंडीशन है, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है। अब हो जाएगा तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये c1 और c2 कांस्टेंट होते हैं, याद रखना। ये बेसिक वाले तुम नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो है देख लेना, ठीक है। a1 a2 b1 b2 अगर कुछ भी तुमको नहीं आता है तो स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जगह डिटेल समझाने से लेट हो जाएगा, तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आता है तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट, तो पहले आ जाता है इसका किस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका लाइन जो है कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड, इसका लाइन जो होगा वो कोइंसाइड होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगा। सेकंड आता है तुम्हारा इसका जो होगा ये होगा तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन बन रहा है तो कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसका सॉल्यूशन तो भाई इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कोई लिमिट नहीं रहेगा इसका, अगर इस कंडीशन पे आता है, ठीक है। और ये रहेगा ये सारा जो है ये डिपेंडेंट रहेगा इसमें, इसमें डिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। क्लियर, क्लियर, हाँ बाकी सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही कोइंसाइड एक लाइन खींचा, इसके ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड, समझ में, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहेगा। तो तीनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, क्लियर, तो बता दिया सारा ग्राफ कैसे होगा, ये कैसे होगा, सब बता दिया, ठीक है। अब ये ग्राफ मेथड में तो सब सॉल्व नहीं कर सकते, तो दूसरा मेथड क्या हो रहा है सॉल्व करने का वो बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तुम्हारा जो मेथड है जिसको बोलते हैं एल्जेब्राइक मेथड, एल्जेब्राइक मेथड, नंबर पहला मेथड है तुम्हारा इसको सॉल्व करने का, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट एक वैल्यू लेके दूसरे में पुट करके आंसर निकालना, ठीक है।
दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बेसिकली तीनों का ही बात ज़्यादा करें तो हमारे जो कोर्स में है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बाकी हम नहीं जाएंगे ज़्यादा लंबा, ठीक है। ठीक है, इतना ही देखेंगे हम, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, देखो कभी भी सब्स्टिट्यूशन इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम करता है, देखो। तो एक्स इज इक्वल टू, ये क्या कर देंगे, पहला इक्वेशन, दो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 3 + y है, ठीक है। इसी को लेके इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, देखो। तो 3 + y इसमें पुट कर दिया तो ये 3 + y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। हम सॉरी, दिस 3 - y होगा, मिस्टेक कर दिया मैं, 3 - y होगा। तो 3 - y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस बी। तो -2y का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1। इस हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्यूशन मेथड बोलो। दूसरा वाला तो इसको मतलब तुम लोग काट देना है ऐसे करके। सो -y कट गया तो इक्वेशन का 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस टाइप का मेथड को एलिमिनेशन बोलेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, बाद में तुम सीख सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो कि है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ध्यान देना। पहला बात जो है ये तुम्हारा जो आ जाता है, देखो। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या होगा, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस ट्रैवल अगर निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम होगा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है, ठीक है। और तुम्हारा कुछ और प्रॉब्लम्स है जो कि सम ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो वो हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 10x + y, ठीक है। उसी फॉर्म में रहता है, ये मान लो यूनिट डिजिट है और ये तुम्हारा 10th डिजिट है, ठीक है। इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, रिवर्स रिवर्स करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में ये आ जाएगा तुम्हारा 10y + x, ठीक है। ये वही हो जाएगा, इसका रिवर्स। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्वेश्चन। कोई भी क्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म वो हो जाएगा तुम्हारा a² + bx + c = 0, बताया था। अगर a कैन नॉट बी 0, ठीक है, तो बताया था, ठीक है। क्लियर, ठीक। ए बी सी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने का मतलब इसका जो वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो मेथड क्या क्या हो सकते हैं, देखो। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन, किस किस मेथड में इसका सॉल्यूशन कह सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरा मेथड है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सब इंपोर्टेंट, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो हम थोड़ा यहाँ पे जो है पहले फैक्टरेशन में तो तुम जानते ही हो, फैक्टरेशन करके एक्स का वैल्यू निकालना, फैक्टरेशन पहले की होगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये भी की होगी, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये तुम्हारे लिए नया है, ये तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सीधा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आ जाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने का जो मेथड है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac बाय 2a। तो ये तुम्हारा एकदम ब्रह्मास्त्र जैसे काम करता है इस चैप्टर का, एक्स निकालो, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तुम्हें सब क्या बोलते हैं, देखो। b² - 4ac जो है, ये जो b² - 4ac है, इसके ऊपर सारा चीज टिका है। कैसे, देखो। b² - 4ac जो है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINENT, डिस्क्रिमिनेंट भाई, ठीक है। भूलना मत, याद रखना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac, तो शॉर्ट में डी बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा इस एक्स का वैल्यू कैसे होगा, ठीक है। कैसे सर, देखते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर इफ इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac तुमने निकाला,
और तुम्हें पता चला, ठीक है, कितना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। इसमें मैं, ये तुम्हारा, ये तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा बी तो सी है, 6 है, और सी जो है 4 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना होगा भाई? 36, 4 4 16, ये हो गया तुम्हारा 20। हाँ, डिस्क्रीमेंट क्या होगा, जीरो से बड़ा है, ऐसे करके डिस्क्रीमेंट तुम्हें निकालना है। निकाल सकते हो, कभी कभी नेगेटिव में आ सकता है, कभी कभी जीरो आ जाता है। तीन कंडीशन हो सकता है, कभी नेगेटिव में आएगा, कभी पॉजिटिव में आएगा, या कभी जीरो से जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीमेंट जब जीरो से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, जस्ट डिस्क्रीमेंट जब जीरो से बड़ा हो जाता है तो टू डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोलने से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया और 7 आ गया, दो डिस्टिंक्ट रूट आ गया अलग अलग। अगर डी जो है वो सेम हो जाएंगे जीरो के साथ, जीरो हो गया, मतलब ये जो निकाल देते डी 20 नहीं आ रहा, जीरो आ जा रहा है, तो क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल, समझ में आ रहा है? तो सेम सेम, 3 3, 1 1, -1 -1, सेम सेम, ठीक है, ऐसे रूट्स बनेंगे, समझ लो। ओके। अगर डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है छोटा, जीरो से छोटा, नेगेटिव में आ गया, ये 20 नहीं आ रहा, -20 आ जा रहा, तो क्या होगा सर, नो रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? कोई रियल रूट्स आएंगे नहीं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, डी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट जो है डी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, नो रियल रूट्स। इसे तुम्हें समझना है, चैप्टर का यही खासियत है। कौन सा उनसे कितना होगा, बाकी सब तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में निकाल सकते हो, इसका रूट वगैरह तुम निकाल लेना, ठीक है, ये तुम्हें आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत खास है चैप्टर, समझते हैं। देखो, इससे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट होता है इस चैप्टर में, तो उनका आज डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नंबर्स लेते हैं, 1 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, डॉट 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 ऐसे चलता रहा। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 और 3 का डिफरेंस है 2 है, इसको पहले हम बोलते हैं A1, सेकंड वाला को A2, थर्ड वाले को A3, फोर्थ वाला को A4, डॉट 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 अप टू AN जा सकता है लास्ट, ठीक है, कितना भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, तो लास्ट हमको हम AN मानते हैं। तो अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का डिफरेंस सेम रहा, तो ये एपी में है। पहले तो ये पता करना एपी में कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है, ठीक है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहा, तो A2 माइनस A1 सेम रहा, तो ये एटमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो बेसिक बात है, तुम जानते ही होगी, ठीक है। हम मानते हैं ए, कुछ टर्म को याद रखना है, ए जो फर्स्ट टर्म, पहला टर्म को ए करते हैं, डी मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है, भले तुम जानते हो, फिर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके। ए एन कुछ टर्म को, ये है लास्ट टर्म को ए एन मानते हैं, या एल भी कभी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, एल एल भी हो सकता है। और कुछ टर्म एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, जितना टर्म्स है सबको जोड़ देंगे, सम ऑफ एन टर्म। ये अब शॉर्ट फॉर्म में यूज करने वाला हूँ, और तुम्हें इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें ए एन निकालना हो तो फॉर्मूला से दूंगा, ठीक है। ए एन निकालना हो मतलब सम ऑफ एन टर्म, ए निकालना हो, लास्ट टर्म, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म गलती बोलिए, तो ए एन निकालना हो तो क्या करना है, तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा, देखो, अगर तुम्हें सम ऑफ एन टर्म निकालना हो तो ऐसे निकालना हो, तो ये हो जाता है तुम्हारा एन बाई टू, टू मल्टीप्लाइड ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और और ये भी होता है एन बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा टू ए मतलब ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी, जो कि तुम्हारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस लास्ट टर्म, फॉर्मूला ये भी होता है। और एन बाई टू, लास्ट टर्म तो जानते हो ए एन, लास्ट टर्म ए एन होता है ना, क्लियर। तो ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट और देता हूँ, जो है तुम्हारा थर्ड, यहाँ पे ए एन, एन का क्या होगा, एस एन सब एन टर्म माइनस एस एन माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी काम करता है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से तुम्हें बहुत सारे नंबर सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। ओके। और कुछ एक्स्ट्रा देता हूँ, देखो, अगर ए बी सी ए पी में है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या होगा, देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, याद रखना, ठीक है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, याद रखना, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है। और कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीज याद रखना है, जो मैं तुम्हें बता दूंगा, ध्यान से देखना। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर,
क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर होते हैं ना 1 3 5 वगैरह, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n², ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, इवन वगैरह जितना भी है, मान लो बोला फर्स्ट से पूछा 1 से लेकर 2 से लेकर इवन, हाँ 2 से लेकर मान लो तुम्हें फर्स्ट 20 इवन नंबर पूछा, क्या करोगे, लिख कर ऐड करोगे या नहीं, नहीं ये लिख कर नहीं ऐड करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे n इंटू एन प्लस वन का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे नंबर सॉल्व करने में काम आता है ये, ठीक है। देखो, और कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता हूँ अभी, क्योंकि तुम्हें बहुत हेल्पफुल करेगा, तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में आता है द सम ऑफ थ्री टर्म्स इज दिस, सो हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया है, और यहाँ पे कितना टर्म्स लेना है तुम्हें पता करना है, ठीक है। और जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पूरा मैनेज कर लेना, ठीक है, ज़्यादा ड्रॉ करने में जो है ज़्यादा समय लग जाता है, मैं कुछ सही हो जाए ये कर लेना, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 3 है, तो क्या क्या लोगे, ए माइनस डी लोगे, ए लोगे और ए प्लस डी लेना, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने का, डिफरेंस डी रहेगा मेरा, तो डिस माइनस डिस करोगे तो डी कट जाएगा, और ये कट जाएगा डी बचेगा, ठीक है। 4 टर्म्स रहा तो क्या क्या लोगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी लेना है, ठीक है, ले जाओ ये, ठीक है, ठीक है। 5 टर्म रहा तो क्या करोगे, 5 टर्म रहा तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे 5 टर्म में लेना है। डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस तो टू डी होगा, इसका डिफरेंस भी डी होगा, ठीक है। 6 टर्म बोला तो क्या करोगे, ठीक है, जितना लिमिटेड क्वेश्चन मैं उतना बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ठीक है। 7 देगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या लोगे तुम, ये लेना है तुम्हें, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। इनका डिफरेंस जो होगा ये होगा तुम्हारा टू डी होगा, ठीक है, इसका डिफरेंस बनेगा डी, ठीक है। तो ध्यान से ये जो है टेबल को तुम्हें पढ़ना है, कर लोगे ये, कर लोगे ये डिफरेंस ये कर लोगे, ठीक है, बढ़िया। तो इतना बढ़िया समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो फ्रेंड लोगों के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे, चलो। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स, जो स्टूडेंट्स का मोस्टली बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि जो ट्रायंगल्स चैप्टर है, जो ज्योमेट्री पार्ट है, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सब जो है ये हार्ड चैप्टर है, इससे क्वेश्चन सॉल्व जो हो करने के लिए बहुत दिक्कत आता है, लेकिन आज मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका बेसिक जो है तुम्हारा क्लियर करके ही रहूँगा, तो ध्यान से समझना। ट्रायंगल्स का जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोस्टली सिमिलर के बारे में डिस्कस करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेट्स से टू ट्रायंगल्स, this triangle and this triangle, two triangles having same shape should be same and different size, इसका देख रहे हो ये साइज, इसका साइज अलग है, देख रहे हो इन दोनों का साइज जो है पूरा अलग है, और इन दोनों को हम सिमिलर कब बोल सकते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंस रूल तो जानते ही होगे, तो मैं कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, पहला कंडीशन, इफ द टू ट्रायंगल्स हैव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लो ये एंगल के साथ सेम हो गया, ये एंगल के साथ सेम हो गया, ये एंगल के साथ सेम हो गया, तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ सेम इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हैं। वही सिमिलर का जो तुम्हारा ये है सिंबल, देखो, और पहला कंडीशन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, ठीक है। सेकंड, corresponding sides are in proportion, corresponding sides are in proportion, क्या होता है ये
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड प्रोपोर्शन मतलब फिर क्या है, देखो समझा देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ उससे भी। ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है भाई, इक्वल रेशियो होता है, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB बाय PQ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। अगर ऐसा रहा तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कीप इन योर माइंड that two triangles are congruent then they are similar, but two triangles if they are similar they are not congruent। congruent मतलब इक्वल शेप और इक्वल साइज दोनों होता है। congruent का सिंबल ये होता है, वो होता है इक्वल से इक्वल शेप इक्वल साइज, शेप भी इक्वल और साइज भी इक्वल, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, इक्वल शेप एंड साइज, ठीक है। और सिमिलर होता है खाली इक्वल साइज, ठीक है, इक्वल साइज बोल दिया सॉरी, शेप, ठीक है, तो इक्वल शेप खाली होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं ये बीपीटी थ्योरम क्या, कहाँ से और क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। लेट अस टेक अ ट्रायंगल एंड लेट अस नेम इट एज एबीसी। तो बीपीटी थ्योरम बोलता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आई ड्रॉ पैरेलल टू, लेट अस से ये डी में बनाया बीसी के साथ पैरेलल, समझ में आ रहा है, आई ड्रॉ डीई पैरेलल टू बीसी, then the other two sides are divided in the same ratio, other two sides are divided in the same ratio। कैसे, देखो, if DE is parallel to BC, DE जो है BC के साथ पैरेलल हो गया, then तुम्हारा हो जाएगा AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि AD by AB, AD by AB is equal to AE by AC, ये भी हो सकता है, ठीक है। AD by AB इज इक्वल टू ए बाई सी, ये भी हो सकता है। और इसको रिवर्स रिवर्स करके तुम देखना, उल्टा भी कर सकते हो या इसको इधर ला सकते हो, ये सब चांसेस हो सकते हैं, ठीक। इसका एक थ्योरम है तो उसका कॉन्वर्स थ्योरम तो होगा ही, क्या, अगर ये रेशियो सेम हो जाता है, इसका कॉन्वर्स जो है, कॉन्वर्स क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स, इफ द रेशियोज आर सेम, अगर ये रेशियो सेम होता है पहले से, पहले क्या हुआ था, पैरेलल हुआ था, तो अभी ये रेशियो आया, अभी ये रेशियो सेम है, कॉन्वर्स में उल्टा पूरा रिवर्स, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई सी अगर है, इफ दिस इज गिवन, देन देन डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका जो गिवन था, अभी इसका टू प्रूव हो गया, देख लो, ठीक है, और इसका जो प्रूफ था वो गिवन में आ गया, ठीक है, कन्वर्स किया, है ना, क्लियर। तो बीपीटी थोड़ा आसान है, अब इसको प्रूफ करना है तुम्हें, ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है, मैं क्योंकि तुम्हें ओवरऑल फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, ये सारा तुम देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा कुछ रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स है ट्रायंगल सिमिलर होने का, बस इतना ही है, और कुछ है, और कुछ बता दे, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स। देखो, क्राइटेरिया क्या क्या है सिमिलर होने के लिए, सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या क्या है। सिमिलर होने का पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, ए ए ए, हाँ, दो ट्रायंगल का एंगल 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 सेम हो गया तो ये हो गया, तो सर दूसरा एंगल एंगल भी तो सही है, बिल्कुल खाली दो एंगल होने से भी हो जाएगा, तीसरा एंगल तो वैसे ही सेम हो जाएगा, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी है। थर्ड है एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 हो गया तो सिमिलर हो सकता है। फोर्थ है तुम्हारा साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, ऐसे एस सिमिलरिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, बाकी सब कॉन्ग्रुएंट तो सब इसमें हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर हो ही जाएगा, लेकिन खाली सिमिलर नहीं का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, देखो, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो जो ट्रायंगल लेंगे, अगर दोनों का एरिया जो होगा, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल वन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, दोनों ही सिमिलर होंगे, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स। मान लो इसका ट्रायंगल वन का एक साइड ले जाते हैं हमें, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका मान लो पी क्यू होगा तो पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ये फॉर्मूला भी जो है ये भी तुम्हारा इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखना, ठीक है, इसे भी तुम्हें याद करना, ठीक है, साइड स्क्वायर बोल सकते हो, साइड स्क्वायर, ठीक है, ये साइड स्क्वायर, ठीक है, होप इट इज क्लियर, ठीक है, बढ़िया।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि तुम्हारा टोटली जो है ये इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर होता है और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आता है तुम्हारा, दो एक्सिस होता है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो है जो वर्टिकल होता है। ठीक है। अब मान लो मुझे 2 पॉइंट दिखाना है 2 और 3। तो 2 जो है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और 3 को बोलते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसका नाम है ऑर्डिनेट्स। और एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा। ये छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। मान लो कोई भी पॉइंट तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट आ गया, जितना भी पॉइंट है वो सब कौन सा फॉर्म में होता है? वो सब एक्स जीरो फॉर्म में होते हैं। एक चीज याद रखना, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में आएगा 3 जीरो, बताओ कहाँ पे रहेगा? अगर यहाँ पे देखे तुमने वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट तुम देख रहे हो, ये पॉइंट वगैरह ये सब जो है, ये क्या है? जीरो वाई है, जीरो वाई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से वो वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो जितना भी पॉइंट वाई एक्सिस में है वो सब जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू ऐसे करके होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हो गई। अब आते हैं सीधा, कोई भी दो पॉइंट के बीच में मान लो डिस्टेंस जानना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस तुम्हें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्मॉल तुम्हें दिख जाएगा। मान लो दो पॉइंट है और पहला वाला पॉइंट का जो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 और y1। क्या है? x1 y1। और ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब इन दोनों का डिस्टेंस अगर तुम्हें जानना है तो सीधा मैं फॉर्मूला देता हूँ, कर लेना। तो ए बी जो है, इसका ए बी डिस्टेंस जो मापना है तुम्हें, अगर तो तुम क्या करोगे? ए बी डिस्टेंस अगर तुम्हें मापना हो तो तुम्हें इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है भाई? देख लेते हैं। ये देखो, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पहला तो ये स्मॉल फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस मापना हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओरिजिन, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ये वाला ये पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ से कोई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कोई ओरिजिन से डिस्टेंस मापना हो तो क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या फॉर्मूला है सर? क्या इस ए बी का यूज करके नहीं कर सकता? यहाँ पे दो चीज तो जीरो हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला को भी इसमें यूज में ले सकते हो, लेकिन अगर शॉर्टकट के लिए करना है तुम्हें, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन ही तो एक्स टू ही हो जाएगा ना। और वाई टू माइनस वाई वन, वैसे भी वाई वन जीरो हो जाएगा, तो ये वाई टू ही बचेगा। तो मतलब एक्स टू प्लस वाई टू होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर निकाल दोगे तो भी चलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर जानते हो तो इसको नहीं ध्यान करने से चलेगा, इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। हम आते हैं सीधा सेक्शन फॉर्मूला का। भाई ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है एक लाइन दिया है ऐसे, और ये लाइन जो है यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस ये है तुम्हारा, ये भी। और इस लाइन को कहीं पर एक तो कट कर दिया, ये यहाँ पे कट कर दिया, पी। पी पॉइंट ने ये लाइन को इंटरनली अंदर से ही कट कर दिया, दो हिस्से में हो गया सर। पहले तो ए का जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं जो कि एज इट इज x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। और सर पी का भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, देखिए इसको x y लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो रेशियो में डिवाइड हुआ है, कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ है? ये मान लो n:n रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक से बताओ, जैसे 1:2 में हो सकता है, 3:5 में हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी रेशियो में तो डिवाइड हुआ होगा ना। तो ये हो गया m:n रेशियो में डिवाइड। वन एम टू लेंगे तो बेटर होगा, तो इजीली समझ आएगा। M1 और M2, ठीक है, M1 M1 और M2, ठीक। तो M1 M2 रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। अगर M1 M2 रेशियो में डिवाइड हुआ है तो इस सेक्शन जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो M1 M2 इंटरनली हुआ है, तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसको निकालना हो तो क्या करोगे? एक्स वाई अगर निकालना हो तो क्या करोगे भाई? एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जानना हो तो कितना है इसका कोऑर्डिनेट्स, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो बता देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरा कोऑर्डिनेट्स होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। भाई याद रखना बहुत आसान है ये। m1 जब होगा, ठीक है, तो x2 लगेगा। m1 जब होगा, वन के साथ वन नहीं रहेगा, वन के साथ टू रहेगा। याद करने का टेक्निक है, ठीक है। वन के साथ टू रहेगा। ठीक है, देखिए m1 x2, तो m2 होगा तो x1 होगा, और नीचे फिक्स्ड है, m1 प्लस m2 दोनों में फिक्स्ड है, देखिए। ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है। सिमिलरली m1 यहाँ पे भी लिखना है, और x2 के नहीं लिखना है, y2 लिखना है। दूसरा में y1 को अभी याद करना इजी है, इजी टू रिमेंबर, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सोच रहे हो सर इतना है और कुछ है? हाँ भैया, और थोड़ा बहुत है,
वो भी देखेंगे, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इतना। अब जो है हम देखेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है ये तुम्हारा है, फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट है भाई, ये एक लाइन है, ठीक है। सेम है, सेम ये भी है, ये सेम है, x1 y1 है, x2 y2 है, और बीचों बीच एक पॉइंट है पी। इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, एक्स वाई का निकालना हो तो भाई 1:1 होगा ना, M1 M2 तो सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 1:1 मतलब 1 1 मल्टीप्लाई होगा, सेम बात है। M1 x2, M1 तो 1 है सर, तो सीधा x1 + x2 ही लिख देते हैं, x1 + x2। नीचे क्योंकि M1 + M2 था, दोनों ही 1 + 1 रहे तो 2 बन गया, कॉमा y1 + y2/2, याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद रखना है, इसको तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा, नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा, वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, भाई कौन सा भी ट्राइंगल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो ट्राइंगल है ऐसे, और इसका ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है क्या है x3 y3, ठीक है। अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला दे देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कभी एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत आसान है। एरिया ऑफ एंगल x1 अगर होगा तो बाकी x1 के बाद 2 3 आता है तो y2 y3 लगाना है, ठीक है, x मत लगाना। x2 आएगा, x2 आएगा तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 और 1, ठीक है। जैसे 1 2 3 रोटेट करते रहना है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, तो 3 आ गया, तो 3 के बाद रोटेट हो जाएगा फिर 1 और 2, जैसे 1 2 3 है तो 1 आया तो 2 3 होगा, 2 आया तो 3 1 होगा, और 3 आया तो 1 2 होगा। लो, x3 आ गया तो 1 2 आ गया, याद करना ईजी है, याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ गया तो सर क्या करें, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ गया तो देख लो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ गया तो सेंट्रोइड क्या होता है, सारा मीडियन का मीटिंग पॉइंट, सारा मीडियन जितना मीडियन होगा, मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, सब मीडियन का मीटिंग पॉइंट को जी बोलेंगे यहाँ पे, जी। सो जी का निकालना हो तो जी एक्स वाई निकालना हो तो क्या करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, क्या करें, लो जी एक्स वाई इक्वल टू क्या करें, फॉर्मूला क्या है, लो लिख देता हूँ, x1 + x2 + x3/3, कॉमा y1 + y2 + y3/3। ये फॉर्मूला तुम्हें इजीली रिमेम्बर भी कर सकते हो, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें और एक फॉर्मूला जो है वो भी देता हूँ। देखो भाई, एक होता है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जो है तुम्हें एक सर्किल देखने को मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्किल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर सर्किल देखने को मिल जाएगा, इसे बोलते हैं इन सेंटर, सेंटर अंदर है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटर जो है ये तुम्हारा एल है, ठीक है। तो एल निकालना हो तो क्या करें, इन सेंटर का एग्जाम्पल, जो लोग एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो उनके लिए ये है, देखो, ठीक है। एल निकालना हो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल निकालना हो तो क्या करें, मैं एल निकालने का तो फॉर्मूला देता हूँ, सेम है, ऊपर जैसा सेम है, ए बी सी का वही कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हो गया तुम्हारा ax1 + b x2 + c x3/a + b + c, कॉमा ay1 + b y2 + c y3 बाय सेम a + b + c। ये भी स्टैंडर्ड स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सेंटर का आ गया, ठीक है।
इन सेंटर का हो गया, बैक सेंटर का भी होता है, छोड़ो मैं थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब तुम्हें समझ लेना। सर्कुम सेंटर बोलने से, देखो सर्कुम सेंटर बोलने से यहाँ पे जो इसका मान लो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो तुम्हारा यहाँ पे जो इसका जो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से आता है, और ये परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर नीचे से जाएगा, और सारा परपेंडिकुलर एक जगह पे मीट करेंगे, ठीक है। तो वही को बोलते हैं सर्कुम सेंटर, ठीक है, क्लियर। और सर्कुम सेंटर में जो होता है इसका हाइपोटेन्यूज जो इसका मिड पॉइंट होता है एकदम बीचों बीच, एक पॉइंट। क्लियर हो गया, ठीक। ओके, आई होप इट इज क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से, तो अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो को शेयर करो, ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत डाउटफुल टॉपिक है स्टूडेंट्स लोगों का। तो हमें ये टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है बेसिक लेकर सब कुछ समझना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जो साइड्स और एंगल का रिलेशन को बताता है। बेसिकली फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और इसमें जो है इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, केस टू में भी ए बी सी। तो पहले के दोनों में ही यही राइट एंगल, एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, और यहाँ पे जो है ये एंगल हमको नहीं मालूम है, थीटा एंगल हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो तुम जानते हो ये जो है ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, है ना। और इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट टू थीटा, पी को ऑपोजिट टू थीटा, और बी को जो बोलते हैं ये एडजेसेंट टू थीटा, क्योंकि थीटा से लाके है एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। तो जब बात करते हैं पहला वाला, हाइपोटेनस जो यहाँ पे है AC है, और परपेंडिकुलर AB है, और बी जो है BC है, ठीक है। अब जो है पहला हम डिस्कस करेंगे साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का। तो थीटा ये है, साइन थीटा में क्या होता है, ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस होता है, ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद जानते हो, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये सब होता है। अब आता है तुम्हारा कोसाइन थीटा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कोस थीटा, जो कि है एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाय ये भी हाइपोटेन्यूज, ये रिलेशन बताता है, ठीक है। और आता है उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। और इसको हम अपोजिट टू थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर बाय बेस बोलिए, ठीक है। अब मान लो थीटा यहाँ नहीं रहा, थीटा को हम ये ले लिए, थीटा को दोनों ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। थीटा में अगर ऑपोजिट का बात करेंगे ये बन जाएगा, एडजेसेंट में ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब रिवर्स हो जाएगा केस टू में, जब थीटा चेंज हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर चेंज हो गया, अब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा। उस हिसाब से इस केस को जो है तुम चेंज करेगी ना, ठीक है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था यहाँ पे वो बेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो बी बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, लेकिन परपेंडिकुलर क्या था, ए बी था, यहाँ पे ए बी था, ठीक है। तो ये सब तुम्हें याद रखना है, पोटेंशियल नॉट चेंज। तो ये सब चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो परपेंडिकुलर ए बी था, जो सॉरी जो बेस बी सी था यहाँ पे, वो बेस जो है यहाँ पे ए बी बन जाएगा, यहाँ बी सी था वो बन जाएगा ए बी, बस इतना चेंजेस तुम्हें याद रखना है, बस, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस भी जो है ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ये, जो तुम्हारा यहाँ पे ए बी बाई बी सी हो रहा था, यहाँ पे ए बी बाई बी सी हो रहा था, वो यहाँ पे बी सी बाई ए बी होगा। क्लियर हो गया, बेसिक समझ में आ गया। अब इसका अब इसका रेसिप्रोकल भी जान लेते हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है तुम्हारा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा ये रेसिप्रोकल बोलने से ये उल्टा हो जाएगा, पी बाय जो था ये एच बाय पी हो जाएगा, और कॉस का जो है ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे साइन सेक थीटा, सॉरी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच बाय बी, ठीक है। टेन का जो है ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा, कोटेंजेंट कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। तो रेसिप्रोकल वगैरह याद करना है, बोलना नहीं, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, ये हो गया बेसिक बात, क्लियर, ठीक है। ठीक। अब रेसिप्रोकल समझ में आ गया। और कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है, जो कि है टेन थीटा जो है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। और कॉट थीटा जो है इसका उल्टा होता है, कॉस बाय साइन। कुछ कुछ बेसिक बातें स्टार्टिंग में जानना ही पड़ता है ना। ये हो गया तुम्हारा बेसिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग वैल्यू के बारे में। मैं सीधा वैल्यू जो है डिग्री वगैरह का, जो थीटा होगा वो 0 होगा तो क्या होगा, 30 होगा तो क्या होगा, 45 60 90 होगा तो क्या क्या होगा, सीधा वैल्यू पुट देता हूँ, तुम्हें याद करना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, उल्टा 1 √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0,
और 10 मतलब साइन बाय कॉस 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, 1/2 1/2 तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा तुम्हारा दोनों को डिवाइड करने से 1/√2 1/√2 डिवाइड करने से 1 आएगा, √3/2 1/2 डिवाइड करने से √3 आएगा, और 1/0 अगर डिवाइड कर दे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है। सिमिलरली कोसेक को भी भर देना है, तुम सब भरना जानते हो, कोसेक जो है रिवर्स है साइन का, तो जीरो का जो रेसिप्रोकल है वो 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड आ जाता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, ये √2 है, और ये इसका 2/√3 इसका रिवर्स हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। सेक जो है ये तुम्हारा कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, और √3/2 का जो है 2/√3 है, और इसका 1/√2 का √2 है, 1/2 का 2 है, और 0, ये नॉट डिफाइंड है। कॉड देखेंगे, कॉड जो है वो कॉस बाय साइन होता है 1/0, मतलब अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, और ये कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। होप ये टेबल जो है तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे याद कर लो, नंबर्स कर करके भी याद कर सकते हो। जिसको याद नहीं होता वो लोग वहाँ पे टेबल पहले से बना के रखना, ताकि इसका वैल्यू जो है तुम एग्जाम में यूज कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं? देखो, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो तुम्हें याद रखना है। जैसे नंबर 1 पे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब लोग रखे हो गए, है ना? वैसे इसका डिराइव भी कर सकते हो, तुम चाहो तो कोई वैल्यू पुट करके डिराइव कर लेना, 1 ही आएगा। ठीक है। तो अगर इससे ही और थोड़ा डिराइव करें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा आइडेंटिटी जो है वो है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे क्या निकल के आता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब जो यहाँ से डिराइव होकर आता है। थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। यहाँ से ये जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। कभी कभी का एक्स्ट्रा जो चीज़ तुम्हें अगर जानना हो तो वो होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस टाइप का तुम्हें देखने को मिलेगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, नहीं भी आ सकता है, मैं तुम्हें जस्ट नॉर्मली बता दूँ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो सेकंड वाला है, एप्लीकेशन टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कहाँ करना है? देखो, बहुत सारा प्रैक्टिकल फील्ड है जो यहाँ पे अप्लाई होता है। उससे जानने के पहले तुम्हें बेसिक बातें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा जो है जैसे एक लाइन है ओरिजेंटल में, और अगर तुम्हारा यहाँ पे एक, यहाँ से जो है, यहाँ से तुम्हारा आई साइड है, ये तुम्हारा आई साइड है, और यहाँ से तुम देख रहे हो, और तुम एक एंगल पर एक बिल्डिंग को देखते हो, या किसी चीज़ को भी देखते हो, एक प्लेन को देखते हो, या कोई चिड़िया को भी देखते हो, तो एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं यहाँ पे, ये अगर ऊपर देख रहे हो यहाँ से तुम, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, SIGHT। यहाँ से तुम देख रहे हो ऊपर का। ठीक है। अगर तुम नीचे की तरफ देखते हो, ठीक है, अगर तुम नीचे की तरफ देखते हो ऐसे, और तुम एक एंगल बनाते हो यहाँ पे, तो यहाँ होगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये मिडिल वाला जो लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और इस लाइन को जो बोलते हैं, ये लाइन ऑफ, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट ही है, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों ही लाइन ऑफ साइट है। यहाँ ये तुम नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, जो दो एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल को तुम्हें याद रखना है, इसके बेस पर नंबर्स होते हैं। होप इतना समझ में आ रहा है। ठीक है। और बाकी बाकी तुम लोग कर लोगे जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम जो मानते हो चैप्टर का, वो है सर्किल। तो हम लोग सर्किल जो है पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, बेसिक बातें बता देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। एक सर्किल का जो है ये सब तुम जानते हो, ये जो है ये तुम्हारा सेंटर है, और ये जो तुम देख रहे हो दो रेडियस है, ये रेडियस है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है लाइन, जो सर्किल को दो पॉइंट में ये
कट किया है, ये लाइन को बोलते हैं सेकेंट, SECANT। ठीक है, सेकंड और कॉर्ड में डिफरेंस होता है, याद रखना। कॉर्ड और सेकंड सेम नहीं है। कॉर्ड जो है 2 पॉइंट पे रुक जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके जो पास करके जाता है, ये फिक्स्ड होता है कॉर्ड। ठीक है। अब जो रेडियस जो जगह को जो कवर करता है, ये वाला जगह पे, ठीक है, रेडियस, 2 रेडियस जो जगह को कवर करते हैं, इसको बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है। और रेडियस और लाइन जो है एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये देखो बाहर का लाइन से, जिसको बोलेंगे टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। समझ में आ रहा है? अब जो है टेंजेंट एक पॉइंट पे रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये आर्क बोल सकते हो, आर्क। छोटा वाला को माइनर बोलते हैं, बड़ा वाला को मेजर बोलते हैं। ठीक है। और जो ये सेकंड जो ये हिस्सा को ले लिया है ना, ठीक है, इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट, जो ये जो एरिया है, सेगमेंट जो एरिया, सेगमेंट। ये आर्क इज व्हाट? आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर ये बेसिक बातें पता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। सबको समझ में आएगा टेंजेंट क्या होता है, आर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ठीक है, रिपीट कर लेना। अब सीधा सीधा हम लोग जो है चरम पे आते हैं। सीधा चरम पे आते हैं, क्या है चरम में देखते हैं। देखो, जितना थ्योरम 10 क्लास में है, 9 क्लास का थ्योरम थोड़ा याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, 9 क्लास का भी हेल्पफुल होता है। बहुत सारा थ्योरम 9 क्लास में भी हम पढ़े थे सर्किल रिलेटेड, वो थोड़ा काम आएगा, तो तुम थोड़ा देख लेना। ठीक है। देख लेना कि एनसीईआरटी का तुम नेट में सर्च मार के देख लेना, 9 का सर्किल रिलेटेड क्या क्या थ्योरम है, वो थोड़ा भी हेल्प करता है। लेकिन 10 क्लास में जो मैं बताता हूँ। टेंजेंट इज ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट जो है ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा लाइन है तो सर्किल को एक ही पॉइंट पे ये टच करता है। दूसरा पॉइंट, एक ही टेंजेंट एक ही पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे नहीं कर सकता। सेकंड इज लाइन इंटरसेक्शन लाइन टू पॉइंट बताया था। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्किल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दैट सर्किल। इनसाइड, अंदर से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ किया नहीं जा सकता, सर्किल के अंदर से बाहर से किया जा सकता। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल। एक पॉइंट टच करके एक ही टेंजेंट को बनाया जा सकता है, ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल। देखो, आप बाहर से पॉइंट ले रहा हूँ मैं, मान लो ये बाहर से पॉइंट लिया मैं। ठीक है, ये बाहर से पॉइंट, ये पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? एक तो ये ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे, देखो ध्यान से। और दूसरा है ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से दो ही टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और दोनों टेंजेंट जो है ये इक्वल भी होते हैं, ये भी है। दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हो, फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स देखे थे हमें, क्या क्या है। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है यहाँ पे तुम्हें जो कि याद करना है। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल रिलेटेड जो भी फॉर्मूला मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ, तुम्हें ध्यान से समझना है, जो कि पहले भी बहुत टाइम तुम पढ़ चुके हो। पहला है एरिया ऑफ सर्किल, जो कि नॉर्मल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई का वैल्यू जो दिया होगा वो देख लेना, नहीं तो 22/7 या 3/14 ले लेना है। पेरीमीटर जो है 2 पाई आर होता है। अब नया जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे सर्किल में इसको 4 हिस्से में डिवाइड करना है, एक को जो है ये पाई आर स्क्वायर का बाई 4 है, 4 हिस्से हो जा रहा है, पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 हिस्से में से एक हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो है, सेक्टर में तुम्हें बता देता है। तो सेक्टर जो है, अगर वो सेक्टर जो है ये सर्किल का ये जो है ये हिस्सा अगर निकालना हो, तो थीटा बाय थीटा क्या होगा भाई, इसके बीच में जो एंगल होगा वो बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये पेरीमीटर ये वाला, ये फिर सेक्टर का पेरीमीटर वही सब बाउंड्री आर को मिला के, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर पेरीमीटर रिलेटेड है, तो याद करने में इजी होता है, यहाँ ध्यान देना। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, जो अभी बोला, हम लोग ऐसे लाइन कट कर दिए और बीच जो ये बच गया, तो ये हो गया। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, सर इसमें अगर इसमें ड्रॉ करें ऐसे, तो ये जो है ये तुम्हारा जो है ये सेगमेंट हो जाएगा। तो पूरा सेक्टर का एरिया जो है, इससे एक ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देना है, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी याद करना चाहिए, क्योंकि कभी भी काम आ जाता है, √3/4 a²। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो सकता है तुम्हें, और भी कुछ यहाँ आ सकता है, लेकिन इतना कंपलसरी है, बेसिक है, ये तुम्हें पता करना है, याद करना है सही। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। भाई मेंसुरेशन, लगता है ना थोड़ा हार्ड, आंसर निकलते नहीं है ना इसका, डेसिमल वगैरह जब देखने से। लेकिन सबसे, अगर आंसर नहीं निकलेगा तो चलेगा, बट अगर तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा।
तो स्टार्ट करने के लिए चाहिए फॉर्मूला, एटलीस्ट फॉर्मूला अगर टू ही करे रहोगे तो मिनिमम मास तुम्हें मिल सकता है। तो फॉर्मूला मिनिमम रिमेंबर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज पहले डिस्कस करेंगे, पहले कुछ टर्म को याद कर लेते हैं। एल लेंथ भी हो सकता है और एल कभी कभी ब्रेथ विड्थ हो सकता है, ठीक है। स्लैंट हेड भी होता है, देख लो, रेडियस भी होता है, ये एज लेंथ होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में क्यूब का। देखो क्यूब हुज ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, मतलब सब स्क्वायर फेसेस होते हैं। ईच फेसेस ऑफ ए क्यूब जो कि है ए स्क्वायर, तो 6 तो होता है फेसेस, 6 ए स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, वॉल्यूम है ए क्यूब, ए और डायगोनल इसका है √3 ए। भाई ये तुम छोटे क्लास में भी पढ़े होगे, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। क्यूबर्ड जो है इसका है 2 × LB + BH + LH, और क्यूबर्ड का LSA है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब वॉल का खाली एरिया, ठीक है। टॉप और बॉटम को छोड़ देने से होता है LSA। 2 × L + B × H, और तुम बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट भी होता है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ये भी दे देता है और तुम कंफ्यूज हो, ध्यान देना। वॉल्यूम है L × B × H, और डायगोनल है √L² + B² + A², याद रखना है, ठीक है। ये उसका डायगोनल होता है, ठीक है। वो भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेंडर के पास। भाई सिलेंडर क्या होता है? इसका एक और फेस होता है, 2 फ्लैट फेसेस होता है, और 2 सर्किल ऊपर नीचे होता है, और एक वही सिलेंडर का और एक कॉर्फेस होता है, जो उसको जिसको अगर तुम अगर अनफोल्ड करो तो ये एक रेक्टेंगल निकल के आता है, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर जो मतलब ये वाला जो कॉर्ड सरफेस एरिया है, ये 2πRH। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर वाला को भी मिलाओ नीचे वाला को भी मिलाओ तो 2πR × R + H, और CSA + 2 सर्कुलर बेसिस को ऐड करने से भी मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम में πr² H, मतलब एरिया ऑफ बेस जो कि सर्किल है, ये πr², और ये हाइट को मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूला बन जाता है πr²H। अब आते हैं कोन पे। कोन पे हाइट, रेडियस और एल जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये लेंथ। एल को जो बोलते हैं ये स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो पहले स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं, √R² + H², ठीक है। अब अगर इसका CSA निकालना हो, ये कोर वाला सरफेस एरिया निकालना हो, तो क्या होता है? तो तुम्हें πRL करना पड़ता है, ठीक है। और बिलो वाला जो कि है सर्कुलर बेस, उसको भी अगर जोड़ोगे तो πRL + R होगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका 1/3 πr²H, तो इसका तो πr², इसका 1/3 कैसे? तो सिलेंडर का 1/3 का वॉल्यूम होता है ये कोन का वॉल्यूम, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए, सर्कुलर बेस अगर सेम इसके ऊपर रखें, बेस सर्कुलर बेस दोनों सेम है और इसके ऊपर रखें, तो उसके अंदर 1/3 वॉल्यूम पकड़ता है, ठीक है। क्लियर? कि इसका 99, अगर इसका कैपेसिटी 99 लीटर है तो इसका 1/3 होगा, 33 लीटर होगा। इस हिसाब से तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो कि है यहाँ पे होलो सिलेंडर के बारे में। एक होलो सिलेंडर क्या होता है? ये सिलेंडर जो है खोखला होता है, मतलब यहाँ पे गैप होता है, लेकिन इसका थिकनेस तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो थिकनेस, ठीक है। थिकनेस कैसे पता करें? अरे तो बड़ा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, जो जो थिकनेस है ये पे दिया है यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे जो ये आर है, तो ये जो तो क्या बोलेंगे, 2 सर्किल तुम्हें देखने को मिलेगा, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल। छोटा सर्किल का स्मॉल आर है, और बड़ा सर्किल का रेडियस जो है ये बड़ा आर है भाई, ठीक है। तो अगर इसका ही निकालना हो ये गैप का, तो ये हो जाएगा R - R, ठीक है। तो R - R ज्यादातर यहाँ पे यूज तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल यहाँ पे जो यूज हुआ है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब πr²H - πr²H, दोनों ही πr²H होगा, दोनों ही सिलेंडर है, लेकिन इसका रेडियस बड़ा है, बड़ा R, इसका रेडियस बड़ा है, तो पाई कॉमन गया, और ये फाइनल तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए समझ में आ गया, इसे याद करना है, ठीक है। अब आते हैं स्पीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। स्पीयर और हेमिस्फीयर, स्पीयर तुम जानते हो जो फुटबॉल है, वो एक स्पीयर होता है, वैसे आर्च स्पीयर, बट नॉट एग्जैक्टली, ओबलेट स्पीयर बोलते हैं ना। बट स्पीयर को तुम मान के चलो, तुम्हारा फुटबॉल जो है उसको मान के चलो, इसका जो रेडियस सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr², इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा, और इसको अगर बीच में से ऐसे काट दो, ऐसे इसको काट दो, ठीक है, तो जैसे तुम्हारा बॉल फट जाता है, दो टुकड़ा कर देते हो, तो एक तुम्हें और एक सरफेस मिल जाता है, जिसको बोलते हैं जो सर्कुलर फेस मिल जाता है, ठीक है। सर्किल आ चुका है, तो अभी जो है तुम्हें इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये कॉर्ड सरफेस अगर निकालना हो तो खाली 2πr² होगा, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो ये πr² जुड़ जाएगा भाई, और एक πr², क्योंकि ये सर्कुलर है तो 3πr² मिला के बन, ठीक है। और वॉल्यूम कितना बन गया? 2/3 πr³, 4/3 था, 2/3 आधा हो गया, कट गया ना, वॉल्यूम आधा हो गया, 2/3, 4/3 का आधा 2/3, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं कोन का फ्रस्टम। भाई फ्रस्टम क्या होता है? देखो फ्रस्टम क्या होता है मैं समझा देता हूँ। मान लो ये ऊपर जो कोन था, ऐसे कोन होता है, इसके ऊपर कट कर दी, यहाँ से ऐसे काट दी, ठीक है। यहाँ से काट देने से तुम्हें ये देखने को मिलेगा, है ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे जब देखने को मिलता है, तो
वैसे भी इसका 2 रेडियस दिखने को मिलेगा, यहाँ ऊपर रेडियस ये तो सर्किल बन गया, ऊपर में सर्किल बन गया, नीचे भी सर्किल बन गया, बिल्कुल। तो बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल, तो R1 R2 बड़ा सर्किल का R1 और छोटा सर्किल का R2। उस हिसाब से स्लैंड हेड क्या होगा? फॉर्मूला तो जानते हो, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे तो आर स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला है आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, बस इतना है। और आर की जगह में आर वन माइनस आर टू पुट करना है, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता था, क्या होता था, कौन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। तो 4/3, सॉरी 1/3 पाई/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, ठीक है। आर स्क्वायर के बदले जो है सारा जो है R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, ये वॉल्यूम तुम्हारा, ठीक है। सारा नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज एलएससी निकालना हो तो पाई आरएल के बदले R1 प्लस R2 पुट करना है, और यहाँ पे टीएससी निकालना हो तो पाई कॉमन जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म का, स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, और भी फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल सबका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्टैटिस्टिक्स, जिससे मार्क ज्यादा हम खींच सकते हैं, ज्यादा मार्क्स एग्जाम में ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट में से चैप्टर्स है ये, ठीक है। तो इसे भी समझना है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बहुत सारा दूंगा आज, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देखो, मीन जो होता है भाई, मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एवरेज होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना मीन, जो एवरेज बोलते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम लोग मीन निकालने का 3 मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। 3 मेथड। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली मीन कैसे निकालते हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिया है, जो कि है एक्स आई एफ आई मानते हैं, जो कि यहाँ पे डाटा दिया है 4 6 9 10 15 5 10 10 7 8। अगर तुम्हें यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है, वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए 4 कितना टाइम ऑकर करता है, 5 टाइम, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स आई जो है ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स, जो ऑब्जर्वेशन कितना टाइम आता है, 4 कितना बार है, 5 5 बार है, 6 कितना बार है, 10 बार है, इस टाइप से ये तुम्हें वर्क करता है। तो अगर इसका मीन निकालना हो, मीन निकालने का, एक्स बार को हम मीन समझते हैं, एक्स बार लगा दिए तो मीन निकालना है, ठीक है। तो द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ, देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, नहीं थोड़ा समझ लेना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा सम ऑफ, मतलब एफ आई एक्स आई को जोड़ देना है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई, तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई एफ आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 60 90 70, और ये तुम्हारा हो गया 120, क्लियर हो गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई को अगर जोड़ेंगे, टोटल जितना है कितना आएगा, 60 90 20 70, ये आ गया 360, कितना आ गया 360। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का कितना आ गया वैल्यू, 360, सॉरी। तो डिवाइडेड विथ, डिवाइडेड विथ ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एफ आई कितना होगा, मतलब एफ आई का सम कितना होगा, अगर एफ आई का सम करो तो 5 10 15 15 25 25 7 32 और ये 40, ये आ गया 40। सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ सिग्मा, सम ऑफ एफ आई, तो ये आ गया 40, और हमारा आंसर आ गया मेन का आंसर 9। तो भाई ये आंसर आ गया मेन, निकल के आ गया, आसान था। चलो, सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये मेथड जो है, ये भी मीन निकालने का सेकंड मेथड है। अब इफ द डाटा इज बिगर, अगर डाटा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा है, तो ये मेथड हम इस यूज करने लेते हैं। तो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ध्यान से कर देखना। एक्स बार दैट इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें नया देखने को मिलेगा, तो डी आई आ गया, ठीक है। अब डी आई क्या होता है, तुम्हें ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। देखो, डी आई जो वैल्यू है, डी आई इज इक्वल टू, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखना है। ए जो है, मतलब जो ए कैपिटल ए है, कैपिटल ए जो है वो तुम्हारा है एंकर पॉइंट, मतलब एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और अगर तुम्हें डी आई निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, याद रखना, सब टर्म आएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई जानते हो, ये तुम्हें अभी बता दिया मैं, एज्यूम मीन। अब इसमें एज्यूम मीन क्या होता है, एग्जांपल से समझेंगे, चलो। देखो पहला वाला, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 पर्सन्स in, this is weight in kg and the number of persons are given, means frequency is given, you see। now assume mean, जो assume mean लेना है, जो ए में बात कर रहा था तुम्हें, ए का जो बात कर रहा था,
तो ए कौन सा ले सकते हैं? कोई सा भी जो भी मिडिल में आता है उसे एज्यूम मीन तुम ले सकते हो। 82 को हम एज्यूम मीन ले लेते हैं। देखो, लेट द एज्यूम मीन बी 82, मिडिल वाला लेना हमेशा, ठीक है, एक्सआई का मिडिल वाला लेना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है, सारा पहले टेबल रेडी करना है, एक्सआई एफआई तो दे रखा है, पहले डीआई निकालना है, एज पर द फॉर्मूला डीआई तुम्हें एक्सआई माइनस ए, डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। तो एक्सआई माइनस ए इज एज्यूम मीन, ठीक है। एक्सआई तो दे रखा है 77 और ए जो है 82, 77 माइनस 82, तो ये हो गया -5, 80 माइनस 82 ये हो गया -2। ऐसे करके सब में करते जाना है और इसमें आंसर निकालते जाना है। उसके बाद जो तुम्हें निकालना है वो है एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 और -5 को मल्टीप्लाई करो -28, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करो -6, ऐसे करके तुम्हें ये सारा वैल्यू निकाल लेना है। निकालने के बाद फॉर्मूला पुट कर देना है। एज्यूम इन का फॉर्मूला है ए प्लस एक्स सिग्मा एफ आई डी आई बाय ये तुम्हारा सिग्मा एफ आई, ये एन जो है ये टोटल जो है सिग्मा एफ आई है ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम खुद सॉल्व कर लेना। समझ में आई? आगे बढ़, ठीक है। हाँ, ये तो तुम्हारा ग्रुप ऑन ग्रुप वाला है, मैं तुम्हें ग्रुप वाला भी देता हूँ। अगर मान लो ग्रुप में आ गया ऐसे 100 टू 150, 150 टू 120, 200 टू 50, 250 300, 300 ऐसे करके आ गया, ठीक है। इसमें क्या सर एज्यूमिंग कैसे पता करें? इसमें एज्यूमिंग कैसे पता करें? इसमें एक्सआई पहले पता करना है, एक्सआई कैसे निकालना है, मिड वैल्यू। भाई ये क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालोगे? क्लास मार्क 100 प्लस 150 बाई टू कितना आ गया? 250 बाई टू 125, सब में 150 प्लस 200 कितना आ गया? 350 बाई टू 175। तो एक्सआई जो है वो इस हिसाब से इसमें निकालना है, एक्सआई निकालना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। तो इसमें एक्सआई भी निकालना पड़ेगा जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ग्रुप डाटा दिया होगा आंसर। तो यहाँ पे जो है डीआई निकालना हो तो एक्सआई माइनस ए, सर ए यहाँ पे कौन सा ले जाए? मिडिल वाला ले जाना, कोई सा भी मिडिल वाला ले जाना, ठीक है। तो इसमें तो मिडिल ये भी हो सकता है 325, तो इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको भी ले सकते हो 325। तो इसको ले लिए तो ये क्योंकि छोटा है तो इजी होता है, इसलिए हमने इसको ले लिया है 275 को एक्सआई माइनस ये कर देना है और उसके बाद एफ आई डी जैसे करना है जो, ठीक है, समझ में आ चुका है? ओके, नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस जो है मीन निकालने का वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये भी वही है, बड़ा बहुत बड़ा जो अगर है तो आराम से इसका मीन निकाल सकते हैं अगर कोई लार्ज नंबर है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला जो है वो है तुम्हारा ए प्लस एज्यूमिन सिग्मा एफ आई यू आई, ध्यान रखना यू आई बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, एफ आई मल्टीप्लाई विथ एच, एच भी नया है तो यू आई आ गया, एच भी नया आ गया, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हें याद करने वाला है ना। अब जो नया है यू आई अगर निकालना है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। हाँ भाई सर ऐसे तो बता ही नहीं भाई, एच जो है ये है तुम्हारा क्लास साइज, क्या है? क्लास साइज, क्लियर हो गया? ओके, चलो फिर आगे देखते हैं, कुछ नंबर करते हैं ताकि ये फॉर्मूला को ठीक से समझ पाए। देखो, अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। वेरिएबल दे रखा है 5 10 15 20 ऐसे करके, एक्स आई दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है यहाँ पे। तुम्हें मैं पहले जैसे बताया था कोई भी बीच वाला बंदा को उठाना है, मतलब इसको उठाना है 25 को, वो हो गया एज्यूम इसी वाला, ठीक है, बीच वो बीच उठा लो। एच जो होगा वो क्लास साइज होगा, 5 और 10 के बीच में जो गैप है वो कितना है? 5 का है। 10 और 15 के बीच में जो गैप है वो 5 का है, फिर सब में 5 5 का है। तो एच जो होगा, जो क्लास साइज होगा वो 5 होगा, एच इज द क्लास साइज, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें टेबल में एक्स आई एफ आई तो दे ही रखा है, डी आई पहले निकालना है, ठीक है, डी आई निकालना है। डी आई निकालोगे तो अभी तो ये निकाल पाओगे, ठीक है। अभी जो है यू आई तुम्हें फिर से निकालना है। देखो, यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बाई एच फॉर्मूला दिया था, ठीक है, एक्स आई माइनस 25/5, तो ये तुम्हारा एक्स आई 5 - 25 दैट इज -20/5, ये हो रहा है -4, ठीक है। इस हिसाब से तुम्हें निकालना है एफ आई यू आई, यू आई तो निकाल चुके एफ आई यू आई करो, ठीक है। अब सब कुछ दिया है तो सीधा फॉर्मूला में आना है तुम्हें, ए प्लस एच इंटू 1/n जो यहाँ पे दिया है, ये मैं कंफ्यूज नहीं होना, सिग्मा एफ आई है जो मैंने तुम्हें बना रखा है। तो मीन निकालने का सब कुछ जो वैल्यू दिया है सब यहाँ पे पुट करके तुम्हें फाइनली आंसर निकाल देना। तुम्हें खुद से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बच्चों मीन कंप्लीट हो गया, अब आते हैं मीडियन पर। देखो, मीडियन हम, मीडियन जो है नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। मीडियन निकालने का, मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन इज ए डिफाइंड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टर्म और मिड टर्म व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जैसे भी करो डाटा को
आगे से या पीछे से जैसे भी असेंडिंग छोटे से बड़ा या बड़ा से छोटा तक सजाओ, फिर भी इसका जो है इसका मिडिल टर्म को हम लोग मीडियन मानते हैं। यही है ना बेसिक बात। ठीक है। अब क्या होता है जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी मिलता है, जब ग्रुप ऑब्जर्वेशन मिलता है, ग्रुप डाटा मिलता है, ग्रुप डाटा मिलता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। ग्रुप डाटा जब भी मिलता है तो तुम्हें वहां पे दिक्कत होता है मिडिल टर्म निकालना। उसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला दिया गया, दैट इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई विद एच। ठीक है, इसका मतलब समझिए तुम। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, क्या होता है मीडियन क्लास बताऊंगा। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन डाटा। एन क्या होता है? हाँ भाई, वही है ना फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हो। ठीक है, एन इक्वल सिग्मा एफ आई। और सी एफ जो होता है क्या होता है? ये होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा घबराओ मत। नेक्स्ट एच जो है ये क्या है? ये विथ ऑफ द क्लास, विथ ऑफ द क्लास ऑफ डाटा। सब यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म विथ होगा। ठीक है, इतना तुम्हें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम मार्क्स जो है ये 0 to 10 है, और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 ऐसे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारा, जो एल है, एल मतलब क्या? एल मतलब क्या? लोअर क्लास साइज। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। पहले मीडियन क्लास क्या होता है वो देखो मीडियन क्लास जानने के लिए तुम्हें जो है ये टोटल सिग्मा एफ आई चाहिए, मतलब एन चाहिए। और वो वैल्यू है 100। अब 100/2 करना है। ठीक है, 100/2 करने से क्या आएगा? 50 आएगा। 50 का जो उससे जो छोटा है, यहाँ पे सी एफ पे देखना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखना है। जो छोटा है 50 से, जो छोटा है वो है 28। तो 28 बन जाएगा सी एफ। ध्यान से समझना, 28 बन जाएगा सी एफ। और उससे जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला बोला से यहाँ पे देखो, उससे जो 50 से तो थोड़ा जो बड़ा होगा वो है 64। ठीक है, वो बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे मीडियन क्लास। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 बन जाएगा तुम्हारा, अगर ये बाई टू कर देना, n/2। उससे जो छोटा होगा वो बन जाएगा सी एफ, और उससे एक बड़ा हो जाएगा, उसी का हो जाएगा, ये हो गया मीडियन क्लास। 20 जो है ये बन गया मीडियन क्लास। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके। अब सब कुछ समझ में आ चुका है? तुम्हें एल मालूम है? एल सब नहीं मालूम है? अरे ये 20 क्योंकि यही है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ क्लास, मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 है, तो 20। ठीक है, प्लस n/2। n/2 तो ऑलरेडी निकाल देगा 50, मतलब जो सिग्मा एफ आई बाई टू। ठीक है, n/2। और सी एफ कितना है भाई? हमने इसको सी एफ लिया है 28 बाई फ्रीक्वेंसी कितना है? 36। अभी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना ये वाला। ठीक है, इंटू 10 एच बोला था पहले से तुम्हें क्या, जो तुम्हारा क्लास साइज है वो एच है 10। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे करके तुम्हें वैल्यू निकालना है। सब कुछ समझ में आ गया इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक है मोड। यहाँ पे जो मोड है भाई, मोड क्या होता है? द मैक्सिमम ऑकर्ड वैल्यू, जो जितना बार रिपीट होता है, छोटे क्लास में पढ़े हैं ना, जो बहुत बार रिपीट होता है उसे हम मोड में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोड निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ग्रुप डाटा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ध्यान में रखना। नहीं तो मोड तो आसान है, छोटे क्लास में मोड तो आसान है, काउंट करके बता दो किससे आ जाता है, वही मोड बन गया, है ना? ठीक है, तो मोड का जो फॉर्मूला है यहाँ पे एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई विद एच। सारा बताता हूँ, घबराओ मत। एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, थोड़ा मिसिंग हो गया, मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास जो है ये मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है एग्जांपल से। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसमें वहाँ पे मीडियन क्लास है या मॉडल क्लास है। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये तो जानते हो। एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ जीरो फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, से पहले जो मॉडल क्लास से पहले आता है। और एफ टू जो है वो आप आगे, फ्रीक्वेंसी का आगे एक पीछे। एफ जीरो मतलब एक पीछे, एफ टू इसीलिए नाम दिया गया, एक आगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये फॉर्मुला तो मैं रट लेना है भाई, रटना पड़ेगा नहीं तो नहीं कर पाओगे नंबर। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 0 to 10, 0 to 10, 5, 10 to 28, 20 to 30, ये तुम्हारा जो है ये ग्रुप डाटा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें पता करना है पहले मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास कौन सा है बोलो? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 28 का है, देख लो। 28 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये जो है ये मॉडल क्लास है, ये जो है ये मॉडल क्लास है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब सर मॉडल क्लास जानने के बाद ही तो सारा कर सकते हो ना। लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास का? लोअर लिमिट एल क्या है? 40 है यहाँ पे। ठीक है,
और तुम्हारा एल के बाद क्या दिया है फॉर्मूला, फॉर्मूला जो दिया है वो क्या है, वन जो है फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास का 28 है, एफ जीरो क्या है इससे पहले वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला ये एफ जीरो 12, और तुम्हारा एफ टू कितना है भाई उससे एक आगे ये एफ टू, ये हो गया 20, सारा वैल्यू मालूम है पुट करके निकाल लेना, ठीक है क्लियर। एच, हाँ एच थोड़ा भूल गया मैं, एच जो है तुम्हारा वो क्लास साइज है 0 to 10, 10 to 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लास साइज जो तुम्हारा है ये 10 है, ठीक है क्लियर हो गया, ठीक है ओके। अगर कुछ अलग अलग टाइप का भी आ सकता है, जैसे कोई एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट को आता है 80 to 84, 85 to 89, यहाँ पे देख रहे हो ये कंटिन्यू नहीं है, 84 के बाद 85 आ जाता है, कंटिन्यू नहीं, 84 आना चाहिए था, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा तुम्हें ये जो सीरीज दिया है, ठीक है, ये इंक्लूसिव बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। अब इसको तुम्हें एक्सक्लूसिव बनाना है, एक्सक्लूसिव सीरीज याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 घटा देना है, कितना होगा 79.5, और 84 में 0.5 बढ़ा देना है, ऐसे सब में करना है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये एक्सक्लूसिव बनने के बाद तुम कर सकते हो, क्लियर हो गया। चलो लास्ट जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्म, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये रिलेशन बताता है मीन मीडियन और मोड के बीच में, यही रिलेशन बताता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस वन मोड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई, मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, जैसे करके याद कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, सब सेम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और एक टॉपिक है जो मैं, तुम्हें थोड़ा सा टाइम नहीं है, तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा खुद से, जो कि एक्स्ट्रा है, जो है ओगीव, मैं अपना शॉर्ट रील में तुम्हें ये बता दूंगा, अभी थोड़ा स्किप कर लेता हूँ ओजीव, ठीक है। ओजीव का दो टाइप होता है, लेस देन ओजीव और ये मोर देन ओजीव। देखो हमें ये तुम बोल सकते हो, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिखाता है, ये जो ओजीव है, ये जो है इसे तुम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी बोल सकते हो, सी एफ ओजीव या कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और भी बोल सकते हो, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो फिर, और वो हैंड वाला होता है, एस टाइप का होता है, एस टाइप का, थोड़ा शॉर्ट में तुम्हें बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एस टाइप का तुम्हें, ठीक है, एस टाइप का हैंड में ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड में ड्रॉ करना होता है, ओके। नेक्स्ट जो मार्क ड्राइविंग चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, इसमें से स्टूडेंट बहुत मार्क खींचते हैं, तो तुम्हें भी खींचना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट समझ लेना है अच्छे से, तभी जाके खींच सकते हो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, कितना चांसेस है एक इवेंट आने का, वो है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कितना आउटकम्स टोटल होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि डाइस थ्रो पे ये थ्री आने का क्या चांस है, एक डाइस थ्रो किए, डाइस लूडो वाला जो है, उसमें से थ्री आने का चांस एक ही है, ये सुनो थ्री आने का चांस कितना है, वन है, टोटल कितना है, सिक्स होते हैं, सो 1/6 विल बी द आंसर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वन, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 6। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें इसको याद रखना है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन, श्योर इवेंट इज वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू जीरो, और एक इंपॉर्टेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स, जितना भी आउटकम्स आएगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वन। और तुम मेरे चैनल पर हो तो मैं बहुत सारा एमसीक्यू भेजता रहता हूँ, तुम लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो मैं कमेंट में दे दूंगा मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तुम लोग वहाँ पे जुड़ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग वगैरह भी होते हैं बीच बीच में, तुम्हें वहाँ पे जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारा आ सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ लिमिटेड ही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये ध्यान से समझना, ठीक है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, मैं तुम्हें वो बता दे रहा हूँ, ठीक है।
पहले और कुछ फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर कोई कॉइन जो है एन टाइम्स टॉस होता है, ठीक है, एन टाइम मतलब एक बार टॉस हुआ, तो फॉर्मूला बन जाता है 2n, वन टाइम्स। एन टाइम्स अगर होता है तो एन एस इज इक्वल टू 2, मगर अगर कोई कॉइन 3 बार टॉस किया जाता है, हेलो, कोई कॉइन 3 बार टॉस किया जाता है तो वो बन जाता है 2 to the power 3, दैट इज इक्वल टू 8। और फ्री कॉइन एक बार टॉस किया जाता है तो दैट विल बी 2 to the power 3, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया जी। तो ये फॉर्मूला भी एक है जिसे तुम याद रखना है। और जो स्टूडेंट्स का डाउट होता है, कंफ्यूज होते हैं वो लोग, वो है कार्ड के ऊपर, जो प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो मैं तुम्हें आज थोड़ा कार्ड्स का आइडिया देता हूँ पूरे अच्छे से क्लियरली, जो तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। कार्ड जो होते हैं टोटल में 52 कार्ड्स होते हैं। कितना कार्ड्स होते हैं? 52। और उनमें से तुम्हें जो है इस कार्ड को 4 टाइप में बांटा गया है। पहला है हार्ट, सेकंड है क्लॉक, डायमंड और स्पेड। और हर कार्ड 13 13 टाइप होते हैं, 13 13 13 13, ठीक है। नाम याद रखना, हार्ट, क्लॉक, डायमंड, स्पेड, ठीक है। उसमें से उसमें से नंबर कार्ड जो होते हैं, नंबर वगैरह होते हैं, भाई कौन कौन सा नंबर होते हैं? 2 to 10 तक होते हैं, ये नंबर कार्ड बोलते हैं। 2 to 10 को नंबर कार्ड्स बोलते हैं। सर कितना डो हो गया? कितना डो हो गया देख लो, 9 डो हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 9 तो कार्ड्स हो गया नंबर कार्ड्स, समझ में आया? और एक का हुआ, ये जो होगा, ये टोटल में तुम्हारा 4 हो, 36 हो, इतना तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स होते हैं। ये तो 2 to 10 खाली एक का हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा स्पेड का हो गया, है ना। खाली स्पेड का अगर नोट होता है तो टोटल 4 टाइप्स है, तो 9 4 36 होगा। तो याद रखना है 36 नंबर कार्ड होते हैं। अब आते हैं फेस कार्ड क्या होते हैं। फेस कार्ड ये होता है किंग, क्वीन, क्यू लिखा होता है, जैक, और क्या होता है, बस ये तीनों ही है भाई, किंग, क्वीन और जैक। ये भी 4 4 होंगे, 4 4 4। तो फेस कार्ड कितना हो गया? फेस कार्ड कितना हो गया? फेस कार्ड हो गया 12 का। कितना हो गया? 12, 12 फेस कार्ड, याद रख। एज क्या होता है? ये कुछ यूनिक है, ए जो है ये यूनिक है, ये यूनिक कार्ड है। ए जो है ये यूनिक कार्ड है, ए लिखा होता है, ये बस एक एक होता है हर कैटेगरी में। तो टोटल ए जो होता है 4 होता है। इस बेसिस पर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुम्हें सारा चीज आना चाहिए, कितना फेस कार्ड होता है, कितना एज होता है, कितना नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। नॉन फेस कार्ड वाले से ये सब आ जाएंगे, ठीक है। फेस कार्ड बस 12 होते हैं, उसको माइनस कर देना है। नॉन फेस कार्ड जब क्वेश्चन में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड, तो 52 माइनस 12 करके बाकी जो है डिवाइड करके बाकी 52 करना है। इस टाइप से तुम्हें ध्यान देना है। कार्ड के ऊपर क्वेश्चन जो है तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से तुम्हें समझना है। होप मैं तुम्हें आज जितना भी पढ़ाया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल मैंने सब चैप्टर्स पढ़ा दिया है तुम्हें। अब तुम्हें जो है सारा चैप्टर ध्यान से समझ के अपने एग्जाम में इसको यूटिलाइज करना है। अगर फॉर्मूला नहीं जानते होगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, नंबर्स नहीं होंगे। तो मेरा तुमको सजेशन है, तुम लोग अच्छे से अपना तैयारी जारी रखो, और बढ़िया होगा एग्जाम। मैं जितना जानता हूँ तुम्हारा सबका, और सबको जो है मेरा चैनल को जो है थोड़ा आगे बढ़ाओ, थोड़ा शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि जो है थोड़ा सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाए। एंड थैंक यू so much for attending such a long class. See you in the next class.